हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ग्रामर। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज हम सिर्फ आपको नीट पीजी 2026 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बताने वाले हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक्चुअली प्रेडिक्ट कैसे किया जाता है, किस डेटा के बेसिस पे किया जाता है, 2025 के डेटा को 2026 के साथ कैसे कंपेयर करना चाहिए और कौन कौन से फैक्टर्स फाइनल कट ऑफ के ऊपर या नीचे ले जा सकती है। एंड फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देता हूं कि ये वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन अगर आप नीट पीजी 2026 का कट ऑफ जेन्युइनली समझना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के इन तक आपको सिर्फ एक एक्सपेक्टेड नंबर्स नहीं मिलेंगे, बल्कि आप खुद समझने के लायक हो जाओगे कि कट ऑफ प्रेडिक्शन किस बेस पर और कैसे काम करती है, ताकि आपको खुद से ये बातें समझ में आए कि एक्चुअल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी तक जा सकती है। और फ्यूचर में अगर कोई आपको रैंडम कट ऑफ नंबर बताता है तो आप ब्लाइंडली उस नंबर को बिलीव करने के बजाय उससे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछकर ये जज कर सकेंगे कि प्रेडिक्शन लॉजिकल है भी या गेसवर्क है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एक्चुअल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन की बात कर लेते हैं, उसको हम क्लियर करते हैं। 2025 में मैक्सिमम मार्क्स का स्केल जो है 800 मार्क्स था, जबकि 2026 में मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 720 हैं। इसलिए बहुत लोग सिंपली ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि 800 से 720 हो गया, यानी अप्रोक्सीमेटली 10% का रिडक्शन हुआ, तो कट ऑफ मार्क्स भी अप्रोक्सीमेटली 10% नीचे आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, कट ऑफ को इस तरह से डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। 800 से 720 का डिफरेंस पेपर के मैक्सिमम मार्क्स का डिफरेंस है। इसका मतलब ये नहीं है कि कैंडिडेट कंपटीशन भी 10% कम हो गया या कट ऑफ ऑटोमेटिकली 10% नीचे चला गया। और इसी पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ को मार्क्स से ज्यादा रैंक डिसाइड करती है, इसलिए 2026 में हमें 2025 के मार्क्स को ब्लाइंडली कंपेयर नहीं करना है। हमें यह देखना है कि पर्टिकुलर मार्क्स पर कैंडिडेट की रिलेटिव रैंक पोजीशन क्या बन रही है। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो मार्क्स को रैंक में कन्वर्ट करके देखना होगा, और यहीं से हमारा एक्चुअल एनालिसिस स्टार्ट होती है। सो हमने 2025 के मार्क्स वर्सेस रैंक डेटा और 2025 के एक्चुअल काउंसलिंग क्लोजिंग रैंक डेटा को बेस बनाया है। 2025 के ऑफिशियल रिजल्ट में भी ओवरऑल मेरिट पोजीशन अपीयर्ड कैंडिडेट के बेसिस पर दी गई थी। 2025 में 2,42,493 कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड हुए थे और 2,30,114 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए। अब 2026 की अगर बात करें तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट की संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि 2,73,183 है इस साल। यानी 2025 के कंपैरिजन में रजिस्ट्रेशन 30,690 कैंडिडेट्स बढ़े हैं। परसेंटेज में देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली 12.66% इंक्रीमेंट है। अब यहां भी एक गलत एजम्पशन बहुत आसानी से हो सकती है। अगर कैंडिडेट 12.66% बढ़े हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कट ऑफ मार्क्स भी 12.66% बढ़ेंगे। कट ऑफ को टोटल कैंडिडेट्स का नंबर डायरेक्टली डिसाइड नहीं करता है। हमें यह देखना पड़ता है कि ये एडिशनल कैंडिडेट्स किस मार्क्स रेंज में कंसंट्रेटेड हैं। अगर एडिशनल कैंडिडेट्स का बड़ा हिस्सा लोअर स्कोर बैंड में आता है तो टॉप 5,000 या टॉप 10,000 रैंक्स पर इंपैक्ट लिमिटेड हो सकता है। लेकिन साथ ही अगर हाई स्कोरिंग कैंडिडेट्स की डेंसिटी इंक्रीज होती है तो हाईली कॉम्पिटिटिव ब्रांचेस जैसे कि रेडियोलॉजी, डर्माटोलॉजी एंड टॉप गवर्नमेंट मेडिसिन में कंपटीशन का प्रेशर भी ज्यादा हो सकता है। इसलिए मैं 2026 के कट ऑफ को सिर्फ कैंडिडेट काउंट के बेसिस पर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहा। कैंडिडेट ग्रोथ मेरे एनालिसिस में एक सपोर्टिंग फैक्टर है, लेकिन मार्क्स वर्सेस रैंक रिलेशनशिप भी प्राइमरी फैक्टर है। सो बात करते हैं 2025 के एक्चुअल डेटा पर। 2025 में रफली 600 मार्क्स के आसपास रैंक 3000 के जोन में थे, 550 मार्क्स के आसपास रैंक 11,000 के जोन में थे और 500 के आसपास रैंक 25,000 के जोन में थी। ऑफिशियल रिजल्ट के इंडिविजुअल स्कोर रैंक रिकॉर्ड्स भी इसी ओवरऑल पैटर्न को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल 605 मार्क्स पर ऑल इंडिया रैंक 2497, 544 मार्क्स पर ऑल इंडिया रैंक 12,583, 499 मार्क्स पर ऑल इंडिया रैंक 25,165 और 450 मार्क्स पर ऑल इंडिया रैंक 41,284 रिपोर्टेड थे। अब यहीं से हम 2026 के लिए एक वर्किंग मॉडल डेवलप कर सकते हैं। 2026 में पेपर 180 क्वेश्चन और 720 मैक्सिमम मार्क्स का है, तो 2025 के मार्क्स वर्सेस रैंक रिलेशनशिप को 2026 के न्यू मार्क्स फ्रेमवर्क में मैप करके हमें एक प्रीलिमिनरी मार्क्स वर्सेस रैंक पिक्चर मिलती है। और हमारा नॉर्मल परफॉर्मेंस मॉडल रफली ये इंडिकेट करता है कि 620 मार्क्स के आसपास टॉप 15 के जोन में होंगी, 600 के आसपास जो मार्क्स हैं वो 100 के जोन में होंगी, 580 के आसपास अराउंड 500 के जोन में,
560 के आसपास 1800 से 2000 तक, 540 के आसपास अराउंड 3500, 520 के आसपास 6500 से 7000 तक, 500 के आसपास 11000 से 12000, 480 के आसपास 17000। एंड सिमिलरली आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि कितने मार्क्स पे कितनी रैंक बनने के चांसेस हैं 2026 में। लेकिन ये भी चीज आपको जरूर ध्यान देनी चाहिए कि ये 2026 की ऑफिशियल मार्क्स वर्सेस रैंक लिस्ट नहीं है। ये एक प्री एग्जाम वर्किंग मॉडल है जो 2025 के एक्चुअल स्कोर रैंक रिलेशनशिप को 2026 के 180 क्वेश्चंस 720 मार्क्स फ्रेमवर्क के साथ मैप करता है। एक्चुअल एग्जाम के बाद जब रियल स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन सामने आएगा तो ये रिलेशनशिप चेंज हो सकता है। इसलिए इन नंबर्स को एग्जैक्ट रैंक गारंटी की तरह बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए आपको, बल्कि एनालिटिकल वर्किंग मॉडल की तरह समझना है आपको इसे। अब यहाँ एक और चेंज है जो मेरे हिसाब से 2026 के एनालिसिस में काफी इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल बुलेटिन के अकॉर्डिंग पेपर 5 टाइम बॉन्ड सेक्शन में डिवाइडेड होगा। हर सेक्शन में 36 क्वेश्चन होंगे और उसके लिए 42 मिनट्स का टाइम होगा। एक सेक्शन का अलॉटेड टाइम कंप्लीट होने के बाद कैंडिडेट उस सेक्शन में वापस नहीं जा सकता है और आंसर मॉडिफाई भी नहीं कर सकता है। अब इसका सिंपल सा मैथमेटिकल इफेक्ट देखिए। 210 मिनट में 200 क्वेश्चन का मतलब रफली 63 सेकेंड्स पर क्वेश्चन, और 210 मिनट्स में 180 क्वेश्चन का मतलब रफली 70 सेकेंड्स पर क्वेश्चन। यानी नॉमिनली कैंडिडेट्स को हर क्वेश्चन पर अप्रोक्सीमेटली 7 सेकेंड्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं पिछले एग्जाम के कंपेरेटिव में। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्वेश्चन कम हुए हैं इसलिए पेपर ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगा, लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि पेपर डेफिनेटली टफ हो जाएगा। 2026 में एक्चुअल डिफरेंस ये हो सकता है कि कैंडिडेट के पास एक क्वेश्चन के लिए एवरेज टाइम थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन सेक्शन के अंदर टाइम मैनेजमेंट का प्रेशर ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो सकता है। अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन में लेंथी क्लिनिकल क्वेश्चन आए या ऑप्शन क्लोज हुए तो कैंडिडेट्स उस सेक्शन का टाइम दूसरे सेक्शन से ट्रांसफर नहीं कर सकता है, और इसी वजह से पेपर डिफिकल्टी को मैं एक फिक्स्ड प्रेडिक्शन की तरह नहीं बल्कि डिफरेंट सिनारियो की तरह से मॉडल कर सकता हूं। अगर 2026 को पेपर 2025 के कंपेरेबल लेवल का रहा तो हमारा नॉर्मल सिनारियो अलग होगा। अगर पेपर मॉडरेटली टफर रहा तो एवरेज कैंडिडेट स्कोर लोअर हो सकता है और कट ऑफ मार्क्स नीचे आ सकते हैं, और अगर पेपर क्लियरली डिफिकल्ट रहा तो डाउनवर्ड मूवमेंट और स्ट्रॉन्गर हो सकता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 5% पेपर टफ होने का मतलब ये नहीं है कि कट ऑफ एग्जैक्टली 5% लोअर हो जाएगा। डिफिकल्टी का इफेक्ट कैंडिडेट परफॉर्मेंस और ओवरऑल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आता है, और इसी पॉइंट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, यहां तक हमने मार्क्स, रैंक, कैंडिडेट पूल और पेपर पैटर्न को समझा। अब एक्चुअल ब्रांच वाइज एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, और मैं एग्जांपल के लिए रेडियोलॉजी से स्टार्ट करता हूं क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो है यूजुअली इसी ब्रांच को लेकर होता है। 2025 के एक्चुअल ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट क्लोजिंग रैंक डेटा को 2025 मार्क्स वर्सेस रैंक कर्व के साथ मैप करने पर रेडियोलॉजी के लिए 2026 का मैथमेटिकल बेसलाइन जनरल कैटेगरी में रफली 520 मार्क्स के आसपास आता है। लेकिन प्लीज इस नंबर को गलत तरह से मत समझना। इसका मतलब ये नहीं है कि रेडियोलॉजी 520 मार्क्स पर पक्का क्लोज हो जाएगी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर 2026 का ओवरऑल परफॉर्मेंस 2025 के कंपेरेबल रहा तो 720 मार्क्स स्केल पर रेडियोलॉजी का कॉम्पिटिटिव बेंचमार्क अप्रोक्सीमेटली इस जोन में आ सकता है। अगर पेपर मॉडरेटली टफर रहा तो इसी बेंचमार्क से कट ऑफ नीचे आ सकता है, और अगर पेपर क्लियरली टफर रहा तो और नीचे शिफ्ट हो सकता है। इसलिए मेरी प्री एग्जाम वर्किंग एक्सपेक्टेशन रेडियोलॉजी जनरल के लिए एक ब्रॉड जोन के रूप में रफली हाई 470 से अराउंड 520 तक देखी जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन एक्चुअल पेपर परफॉर्मेंस। सो डर्मेटोलॉजी को भी देख लेते हैं। तो डर्मेटोलॉजी में डिमांड बहुत हाई है और सीट्स कंपैरेटिवली लिमिटेड है, इसलिए हाई रैंक कैंडिडेट डेंसिटी की इफेक्ट यहां स्ट्रांग रहना एक्सपेक्टेड है। हमारे करंट मॉडल में जनरल कैटेगरी के लिए मैथमेटिकल बेसलाइन रफली हाई 480s के आसपास आता है, और टफर पेपर सिनारियोज में ये लोअर साइड पर शिफ्ट हो सकता है। यानी डर्मेटोलॉजी में भी सिर्फ मार्क्स को देखना एनफ नहीं होगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी रैंक किस जोन में आ रही है और उस रैंक पर एक्चुअल सीट अवेलेबिलिटी है भी या नहीं है, यानी कि रैंक अवेलेबिलिटी क्या है। अब जनरल मेडिसिन की अगर बात करूं तो जनरल मेडिसिन का केस जो थोड़ा अलग है। 2025 के लेट क्लोजिंग बेंचमार्क को 2026 स्कोर रैंक मॉडल पर मैप करने पर जनरल कैटेगरी का बेसलाइन रफली 480 मार्क्स के जोन में आता है। पेपर टफर होने पर यह लोअर रेंज में जा सकता है और इजी या हाई एक्यूरेसी पेपर होने पर अपर साइड पर रह सकता है। इसलिए मेडिसिन के लिए भी एक फिक्स नंबर को फाइनल कट ऑफ समझना सही अप्रोच नहीं होगा। पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बारे में बता रहा हूं उसके थोड़े बहुत आसपास आ सकते हैं, डिपेंड करेगा, ये सिनेरियो चेंज भी होगा। खैर और भी ब्रांच को हम देखते हैं कि क्या क्या एक्सपेक्टेड मार्क्स रेंज रह सकते हैं। पीडियाट्रिक्स और ओब्स्काइनी के लिए
बेस मॉडल रफली हाई 470s के अराउंड आता है। वहीं जनरल सर्जरी और ऑर्थो के लिए रफली मिड 450 से लो 460 के बेसलाइन जोन में दिख रहे हैं। रेस्पिरेटरी मेडिसिन भी कॉम्पिटिटिव क्लिनिकल ऑप्शन में है और इसका बेंचमार्क रफली हाई 430 से लो 470s के रेंज में मॉडल हो सकता है। एनेस्थीसिया और ENT का स्कोर बेंचमार्क कंपैरेटिवली लो रहता है, रफली हाई 390 से अराउंड 430 के वर्किंग जोन में, और ऑप्थेल्मोलॉजी रफली हाई 380 से लो 420 के वर्किंग जोन में दिख रही है। साइकेट्री और इमरजेंसी मेडिसिन का बिहेवियर भी बॉर्डर मिडल क्लिनिकल रेंज के आसपास रह सकता है, लेकिन फाइनल रिजल्ट एक्चुअल राउंड वाइज मूवमेंट से और सीट अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। सो अब दोस्तों यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट काउंसलिंग पॉइंट है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, ब्रांच का एक्सपेक्टेड कट ऑफ सिर्फ ब्रांच की पॉपुलैरिटी से डिसाइड नहीं होती है। हमें देखना पड़ता है कि उस ब्रांच में टोटल सीट्स कितनी हैं, किस टाइप के कॉलेज में सीट्स हैं, किस कोटा में सीट्स हैं, और काउंसलिंग के लेटर राउंड में कितना मूवमेंट होता है। और इसी डिफरेंस से एक बहुत इंपॉर्टेंट काउंसलिंग लेसन निकलता है। सेम मार्क्स का मीनिंग हर कैटेगरी के लिए सेम नहीं होता है। आपके 500 मार्क्स हैं तो मैं सिर्फ मार्क्स देखकर ये नहीं बोल सकता कि आपको मेडिसिन मिलेगी या रेडियोलॉजी मिलेगी। मुझे आपकी कैटेगरी देखनी होगी, मुझे देखना होगा कि आप ऑल इंडिया कोटा में हो या स्टेट काउंसलिंग में, मुझे ये देखना होगा कि आपको गवर्नमेंट ऑनली चाहिए या प्राइवेट डीम्ड भी एक्सेप्टेबल है, मुझे ये भी देखना होगा कि आप DNB कंसीडर कर रहे हो या नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ये देखना होगा कि आप ब्रांच के लिए कितने फ्लेक्सिबल। यही रीजन है कि काउंसलिंग में एक सिंगल कट ऑफ नंबर अक्सर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होता है। अगर मैं आपको सिर्फ ये बोल दूं कि रेडियोलॉजी का कट ऑफ जो है 500 है, तो मैं आपको आधी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं 500 मार्क्स पर जनरल कैंडिडेट के लिए ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट रेडियोलॉजी का चांस होगा, कौन सी रैंक बैंड में आएगा, कौन से कॉलेज रियलिस्टिक हैं, राउंड 1 में क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, राउंड 2 और राउंड 3 में कितना मूवमेंट एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और अगर रेडियोलॉजी नहीं मिली तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या है, तब ये एक्चुअल काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन है। और इसी डिफरेंस को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही मैं ये भी समझ रहा हूँ कि, और क्लियरली बोलना भी चाहता हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन अगर आप यहाँ तक आए हैं तो होपफुली आपको अब ये समझ में आ रहा होगा कि मैं एक सिर्फ रैंडम कट ऑफ नंबर क्यों नहीं देना चाह रहा हूँ आपको। मैं चाहता हूँ कि आपको ये समझ आए कि कट ऑफ प्रेडिक्शन के पीछे लॉजिक क्या होता है, क्योंकि जब आप ये लॉजिक समझ जाते हो तो आप किसी भी प्रेडिक्शन को इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन कर सकते हो। कोई आपको बोले इस बार कैंडिडेट्स 12% बढ़ गए हैं तो कट ऑफ 12% बढ़ेगा, आप उससे पूछ सकते हो कि हाई रैंक कैंडिडेट डेंसिटी कितनी बढ़ी। कोई बोले अगर 720 मार्क्स हैं तो कट ऑफ 10% नीचे जाएगा, आप उससे पूछ सकते हो मार्क्स टू रैंक रिलेशनशिप में क्या एज्यूम किया है। कोई अगर बोलता है कि पेपर डिफिकल्ट होगा इसलिए कट ऑफ इतना नीचे जाएगा, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि डिफिकल्टी का इफेक्ट किस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एजम्पशन पर बेस्ड है। और अगर कोई बोले इस ब्रांच का कट ऑफ कितना है तो आप पूछ सकते हैं कि किस कैटेगरी का, ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा, गवर्नमेंट या प्राइवेट, या कौन से पर्टिकुलर राउंड का। अगर आप ये क्वेश्चन पूछना सीख गए हैं तो आप किसी भी रैंडम प्रेडिक्शन के सामने इजीली कंफ्यूज नहीं होंगे। और हमारे हिसाब से कट ऑफ प्रेडिक्शन देखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कट ऑफ प्रेडिक्शन को समझना। अब एक मैच्योर काउंसलिंग पॉइंट और समझ लीजिए, एग्जाम से पहले एग्जैक्ट कट ऑफ प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है किसी भी ब्रांच के लिए। अगर कोई आपको आज एक एग्जैक्ट सिंगल नंबर गारंटी कर रहा है तो मैं पर्सनली उस अप्रोच को साइंटिफिकली डिफेंड नहीं कर सकता। एग्जाम के बाद एक्चुअल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, एक्चुअल रैंक डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, एक्चुअल 2026 एपीएट कैंडिडेट्स का फाइनल नंबर मिलेगा, और काउंसलिंग के टाइम एक्चुअल 2026 सीट मैट्रिक्स भी सामने आएगा। तब इसी मॉडल को अपडेट करके प्रेडिक्शन सिग्निफिकेंटली टाइटर बनाया जा सकता है। लेकिन प्री एग्जाम स्टेज पर हम फिर भी एक रिस्पॉन्सिबल रेंज को बना सकते हैं। और गाइज मैं इसी वजह से मैं सिंगल नंबर के बजाय रेंज और सिनेरियो बेस्ड एनालिसिस को प्रीफर करता हूं। सो अब पूरे एनालिसिस के सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन समझिए। 720 मार्क्स होने का मतलब ये नहीं है कि कट ऑफ ऑटोमेटिकली 10% नीचे चला जाएगा। 720 मार्क्स की वजह से स्कोर स्केल नीचे आता है, लेकिन कैंडिडेट कंपटीशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर क्रिएट कर सकता है। पेपर डिफिकल्टी और कैंडिडेट एक्यूरेसी कट ऑफ को फिर से शिफ्ट कर सकती है, और सीट सप्लाई ब्रांच स्पेसिफिक करेक्शन देती है। इसलिए 2026 कट ऑफ को समझने का करेक्ट फ्रेमवर्क ये है, 2025 में जिस रैंक पर ब्रांच क्लोज हुई उस रैंक के कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स को आइडेंटिफाई करो, फिर उस रैंक को 2026 के 720 मार्क्स स्केल पर मैप करो। उसके बाद कैंडिडेट पूल का इंपैक्ट देखो, फिर पेपर डिफिकल्टी का सिनारियो लगाओ, और उसके बाद ब्रांच डिमांड, सीट सप्लाई, कैटेगरी, कोटा और काउंसलिंग राउंड को कंसीडर करो। तब जाकर एक रियलिस्टिक कट ऑफ रेंज डेवलप होती है। दोस्तों अगर आप ये प्रोसेस समझ गए हैं तो 2026 का कट ऑफ प्रेडिक्शन सिर्फ एक गेस नहीं रह जाता है। आप समझने लगते हैं कि कट ऑफ मूव किस वजह से हो रहा है। और इसी वजह से नीट पीजी में एक और इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, कट ऑफ को सिर्फ एक नंबर की तरह मत देखिए, कट ऑफ को एक डिसीजन पॉइंट की तरह देखिए।
अगर आपके मार्क्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ के आसपास हैं तो आपको डिसाइड करना होता है कि वेट करना है या बैकअप ब्रांच लेनी है। अगर आप कट ऑफ से कंफर्टेबली ऊपर है तो आपको एग्रेसिव चॉइस फिलिंग करनी है। अगर आप बॉर्डर लाइन जोन में हैं तो आपको राउंड 1 से ही बैकअप ऑप्शन स्ट्रेटेजिकली मेंटेन करने हैं। और अगर गवर्नमेंट क्लिनिकल ब्रांच का चांस वीक है तो डीएनबी, प्राइवेट, डीम्ड या स्टेट काउंसलिंग के ऑप्शन को सेम रैंक पर कंपेयर करना पड़ता है। यही एक्चुअल काउंसलिंग स्ट्रेटजी है और यहीं पर ग्रामेटिकल का रोल भी स्टार्ट होता है। हमारा काम सिर्फ आपको यह बताना नहीं है कि कट ऑफ कितना है, हमारा काम यह समझना है और समझाना है कि आपकी रैंक, कैटेगरी, प्रेफरेंस और बजट के अकॉर्डिंग रियलिस्टिकली कौन सी ब्रांच पॉसिबल है, कौन से कॉलेजेस टारगेट करने चाहिए, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट काउंसलिंग में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, डीएनबी को कब कंसीडर करना चाहिए, प्राइवेट या डिम्ड ऑप्शन कब प्रैक्टिकल हो सकते हैं, और चॉइस फिलिंग को राउंड 1 से लेकर लेटर राउंड तक किस ऑर्डर में रखना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली काउंसलिंग में सिर्फ कट ऑफ जानना ही इनफ नहीं होता है, कट ऑफ को अपनी पर्सनल काउंसलिंग स्ट्रेटजी में कन्वर्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो दोस्तों, अगर आपको इस पूरे एनालिसिस के एक ही बात याद रखनी है तो वो ये होनी चाहिए, डोंट कंपेयर मार्क्स, कंपेयर रैंक। और रैंक को भी अकेले मत देखिए, रैंक प्लस कैंडिडेट पूल प्लस पेपर डिफिकल्टी प्लस सीट सप्लाई प्लस ब्रांच डिमांड प्लस कैटेगरी प्लस राउंड, इन सबको साथ में देखिए, तब जाकर आपको नीट पीजी 2026 कट ऑफ की एक्चुअल पिक्चर समझ आएगी। और इसी वजह से मैं बार बार कह रहा हूं, एग्जैक्टली प्रेडिक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेडिक्शन का लॉजिक समझना। क्योंकि अगर आप लॉजिक समझते हो तो कोई भी आपको रैंडम नंबर बताकर इजीली कंफ्यूज नहीं कर सकता। आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसके एजम्पशन समझ सकते हो और खुद डिसाइड कर सकते हो कि प्रेडिक्शन रीजनेबल है या नहीं है। यही क्लैरिटी मैं आपको देना चाहता हूं। सो अगर आप नीट पीजी 2026 में सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखकर काउंसलिंग नहीं करना चाहते हैं बल्कि अपनी रैंक के अकॉर्डिंग पेपर, ब्रांच और कॉलेज स्ट्रेटजी चाहते हैं तो ग्रामेटिकल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए। क्योंकि यहां हम सिर्फ नंबर डिस्कस नहीं करते हैं, हम उन नंबर्स का काउंसलिंग में एक्चुअल मीनिंग समझाते हैं। सो गाइस, इट्स ऑल फॉर टुडे। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।